हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के वसंत के कक्षा में। हमने आप लोगों का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कर लिया था, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे। आज हम चैप्टर 3 करने वाले हैं। चैप्टर 3 हमारा जो है उसका नाम है हिमालय की बेटियाँ। ठीक है, तो इस चैप्टर के नाम से ही आपको ये लगेगा कि हिमालय तो एक पर्वत है, तो उसकी भला बेटियां कहाँ से आ गई, है ना। हिमालय पर्वत से बेटी कौन है, क्या आप उन्हें जानते हैं, और ये मुमकिन भी कैसे है, ये आपको लग सकता है। और ये जो पाठ है ये लेखक काका कालेलकर द्वारा लिखी गई है। अब काका कालेलकर जनरली नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर लेख लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं। तो ये जो पाठ है ये भी उन्होंने प्रकृति के ऊपर ही लिखा है। और हिमालय की बेटियाँ, उन्होंने हिमालय से निकलने वाली नदियों को कहा है। तो हिमालय की बेटियाँ कौन है? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। एक्चुअली हिमालय जो पर्वत है, वहाँ जो बर्फ़ है, उन बर्फ़ के पिघलने से काफ़ी सारी नदियाँ निकलती हैं। और इसके बारे में आप लोगों ने डिटेल्स में ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है, तो उसी के आधार पर आप ज्योग्राफिकली जानते हैं। लेकिन यहाँ पर उसके जो उसमें साहित्य का पुट डाला गया है, उसी ज्योग्राफी को किस तरह से उसका मानवीकरण करके उसको एक ह्यूमन रिलेशनशिप में डाल करके दिखाया जा सकता है, वही इस कहानी के माध्यम से लेखक काका कालेलकर ने बताया है। इस निबंध में लेखक ने उन नदियों का वर्णन किया है जो हिमालय से निकलकर सागर तक पहुंचने के मध्य कई रूप धारण कर लेती हैं। हिमालय से जो भी नदियां निकलती हैं, या वैसे भी जो भी नदियां हैं, वो अंत में जाकर सागर में मिश्रित होती हैं। तो ये नदियां जो हैं, हिमालय से निकलकर सागर तक पहुंचने के बीच में जो है काफ़ी आपका मतलब जो है रूप धारण करती है। लेखक ने अभी तक इन नदियों को दूर से ही देखा था। वो वैसे तो उन्होंने मैदानों में नदी को देखा है, गंगा नदी हिमालय से निकलती तो है, लेकिन क्या हम गंगा नदी को मैदानी भागों में नहीं देखते हैं? देखते हैं, लेकिन ये तो दूर से देखना हुआ। असली में हम कब देखते हैं? जब जहाँ से उसका उत्स है वहीं हम पहुँच जाते हैं, जहाँ से उसने जन्म लिया है हम वहीं पहुँच जाते हैं। तो उन्होंने देखा तो था, लेकिन दूर से देखा था। मैदानी इलाकों में ये नदियाँ बड़ी गंभीर, शांत तथा अपने आप में खोई हुई सी प्रतीत होती थी। और जब लेखक उनको मैदानी इलाके में देखते थे तो ये नदियाँ बहुत शांत लगती थी, एकदम जैसे लगता था कि वो अपने आप में खोई हुई हैं, और मतलब बहुत गंभीर सी लगती हैं। अब देखिए, ये पोएटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये साहित्य के पुट के वजह से आपको ऐसा लग रहा है। यदि आप नदियों को देखेंगे तो आपको वो आम नदी लगेगी, लेकिन यदि आप एक साहित्यिक की नज़र से देखेंगे तो आपको उसमें इस प्रकार के शांति, गंभीरता जैसे मानवीय गुण नजर आएंगे। किसी सभ्य महिला की तरह दिखने वाली इन नदियों के प्रति लेखक के मन में आदर तथा श्रद्धा के भाव थे। और ये बहुत ही एक सभ्य महिला की तरह, एक लेडी की तरह, मतलब बहुत शील स्वभाव की, शांत स्वभाव की लगती थी। इस बहुत गंभीर, अपने आप में ही उन मतलब अपने में ही लीन, जो बाहर किसी से ज़्यादा मतलब प्रभावित नहीं होती हैं। तो इनके प्रति, इन नदियों के प्रति लेखक के मन में एक श्रद्धा भाव थी। ठीक है, वह इन नदियों की धारा में वैसे ही डुबकी लगाया करता था जैसे कोई बच्चा अपनी माँ, दादी, मौसी, मामी आदि की गोद में खेला करता है। अब लेखक को जब भी इन नदियों की धारा में, इन नदियों में डुबकी लगाने का मौका मिला, तो क्योंकि लेखक तो लेखक ही हैं, तो तब भी वो ऐसा सोचते थे जैसे कि वो किसी माँ, दादी या मौसी, मतलब अपने
से उम्र में बड़ी किसी जिससे हम स्नेह करते हैं, उस प्रकार के किसी रिलेशनशिप वाले इंसान के गोद में सर रखने से जैसा फील होता है, उनको इन नदियों में डुबकी लगाने से वैसा फील होता था। मैदानी भाग में ये नदियाँ माता स्वरूपिणी बन जाती है और मानव जाति के पालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए उनके लिए मन में आदर का भाव सहज ही उत्पन्न हो जाता है। लेखक कहते हैं कि मैदानी भाग में जब उन्होंने देखा तो इन नदियों में मानवीय गुण, मानव जाति का पालन पोषण करने का इनका जो ये जज्बा है, जैसे कि खेतों की सिंचाई, पूरा हमारा जो पूरी सभ्यता जो हमारी चलती है इन नदियों के सहारे ही चलती है। तो ये सब गुण तो एक माँ का गुण होता है। एक माँ क्या करती है, पूरे परिवार का पालन पोषण करती है, सबको खाना खिलाती है, सबके अच्छे भले की सोचती है। तो यही कार्य तो ये करती है। तो इसलिए लेखक के मन में इनके लिए श्रद्धा भाव भी था और जो है लेखक इनको एक माता के रूप में ही स्वीकार करते थे। लेकिन इस बार जब लेखक हिमालय की यात्रा पे गया, अब जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, इस हिमालय की यात्रा पे गया तो इन नदियों का एक अलग ही रूप था। नदियों के नाम वही हैं, नदियाँ वही हैं, लेकिन इनका रूप यहाँ देखते ही बनता है। ये कुछ और ही रूप है। वो मैदान की नदियों के साथ केवल इनका नाम भर ही मिलता है, बाकी और कुछ नहीं मिलता है। क्या होता है, हिमालय पर दुबली पतली सी दिखने वाली गंगा, यमुना तथा सतलुज मैदान में उतरकर इतनी विशाल कैसे हो जाती है। इनकी व्यवहार, चंचलता, उल्लास मैदानों में कहीं दिखाई नहीं देती है। हिमालय की गोद में अटखेलियाँ करती उनकी इन बेटियों की बाल लीला देखकर लेखक जितना आश्चर्य होगा, उतना किसी छोटी लड़की या नन्ही कली को देखकर भी नहीं हुआ था। तो लेखक कह रहे हैं कि वो दुबली पतली गंगा, यमुना, सतलुज मैदान में उतरकर इतनी विशाल हो जाती है। यहाँ तो ये धार मात्र से निकलती है। यदि आप ज्योग्राफिकली देखें तो जहाँ से वो निकलती है वो एक पतली धार की तरह निकलती है। तो बोल रहे हैं कि ये दुबली पतली सी नदी मैदान में पहुँचकर इतनी विशाल आकार कैसे ले लेती है। तो उन्होंने इसको किससे कंपेयर किया है, बहुत अच्छे से सोचने की ज़रूरत है। उन्होंने इसको कंपेयर किया है कि ये जो हमारा मतलब बच्चों का जो ह्यूमन बींग्स के बच्चों का जो जीवन होता है, वो बचपन में बहुत फुदकते हैं, बहुत खेलते हैं। जैसे आप लोग अभी जिस उम्र में हो, आप लोग बहुत खेलते हो, बहुत कूदते हो, दौड़ते हो, लेकिन धीरे धीरे हमारे एज में आते आते आप लोग शांत हो जाते हो, आपके स्वभाव में गंभीरता आ जाती है। हर बात के लिए आप वैसे ही नहीं उछलते हो जैसे कि आप इस उम्र में करते हो। तो लेखक वही कह रहे हैं कि शायद ये इनका मायका है, ये इनके पिता का घर है और यहाँ पे इनका जन्म हुआ है। तो यहाँ पर इनका बाल लीला देखने को हमको मिल रहा है। वहाँ तो उनका परिणत स्वरूप है, लेकिन यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है ये इनका जो है बचपन का जो रूप है वो है। और वो देखकर लेखक को इतना एक्साइटमेंट होता है कि जितना किसी बच्चे को कुछ करतब करते देख या किसी नन्ही कली को देख नहीं होता है, लेखक को उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट इन नदियों को यहाँ देखकर हो रहा है, उनके रूप को देखकर हो रहा है। लेखक सोच में पड़ जाता है कि अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी ये नदियाँ क्यों अतृप्त हैं, किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेचैन होकर भागी जा रही हैं। लेखक को लगता है कि अपने महान पिता का विराट प्रेम देखकर क्यों अतृप्त हैं। इनके पिता हिमालय जी इनको इतना प्रेम करते हैं, फिर भी इनको क्या ऐसा प्रॉब्लम है कि इनको यहाँ से जाना ही पड़ता है। ये क्यों इस जगह को छोड़कर जाते हैं और क्या है कि वह कौन सी मंजिल है जहाँ पहुँच कर इनकी प्यास बुझेगी। अरे इनको कहाँ जाना है, इनके पिता इनको इतना प्रेम करते, इतना अच्छे से रखते हैं, इनका स्वभाव यहाँ पे इतना डिफरेंट है, फिर ये छोड़कर इनको कौन से मंजिल की ओर जाना है अपना प्यास बुझाने के लिए। बर्फहीन पहाड़ियाँ, हरी भरी घाटियाँ, गहरी गुफाएं, ये जहाँ इनकी बाल क्रीड़ा होती है, इसको छोड़कर ये आगे बढ़ जाती हैं। बर्फहीन पहाड़ हैं, गहरी गहरी घाटी हैं, बहुत गहरे गुफा हैं, ये सब छोड़कर अपने बाल क्रीड़ा को, अपने बचपन के एक्टिविटीज़ को अलविदा कहकर ये क्यों आगे बढ़ती है।
आगे जाकर जब ये मैदानी जंगलों में पहुंचती है तो क्या इन्हें बीते दिन याद नहीं आते, और आगे चलकर जब ये अपने मैदानी मतलब जगह पर जब जाते हैं और वहाँ पे जाके जब इनका स्वभाव बदल जाता है, तब क्या इनको अपने इन बीते दिनों की याद नहीं आती है जहाँ ये इतने उछलते कूदते थे। बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए ज़रूर परेशान रहता होगा। अब वो एक पूरी इंसान की कल्पना हिमालय में कर रहे हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चे को अपने से दूर भेजकर उसके लिए परेशान रखते हैं, तो वैसे ही ये सोच रहे हैं कि हिमालय तो बूढ़ा हो गया है, उनकी बेटियां उनको छोड़कर कहाँ सैकड़ों मील दूर चली गई हैं, तो फिर क्या हिमालय अपनी बेटियों के लिए परेशान नहीं होता होगा, उन्हें उनकी याद नहीं आती होगी। ठीक है, और इनकी बेटियां भी बहुत नटखट है, इतनी परेशान करने वाली हैं, तो वहाँ जाकर ये कैसे एडजस्ट कर पा रही होगी मैदानी परिवेश में, इसको लेकर इनको चिंता तो ज़रूर होती होगी। लेकिन यदि हम उनकी बड़ी बड़ी चोटियों से ये पूछें तो सिवाय मौन के कोई उत्तर नहीं मिलेगा। शायद लेखक ने ये भी किया था, पूछ कर देखा था, लेकिन वहाँ पर केवल मौन था, केवल साइलेंस था, उनको कोई जवाब नहीं मिला था। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच रावी, सतलज, चेनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक आदि कई छोटी बड़ी नदियां हैं, ठीक है, जो हिमालय की बेटियां हैं। इन्हीं को उन्होंने हिमालय की बेटियां कहा है, इन नदियों को। वास्तव में ये नदियां हिमालय के पिघले हुए हृदय की बूंदें हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे एक बच्चा उसके माता पिता के रक्त मांस से सींचा हुआ एक आकार प्रकार होता है, उसी प्रकार हिमालय का जो हृदय का जो विशाल हृदय है, उसकी पिघली हुई बूंदें ही ये नदी है, ठीक है, जो इकट्ठा होकर लास्ट में समुद्र में मिलती हैं और वहीं से प्रवाहित होती हैं। समुद्र सच में बहुत सौभाग्यशाली है, जिसे पर्वतराज हिमालय की बेटियों का हाथ थामने का श्रेय मिला है। तो अब इनको लगता है कि समुंदर जो है हिमालय के जामाता हैं, उसके दामाद हैं, और उनको जाके जैसे बेटियां घर से विदा होकर अपने ससुराल जाकर अपने पति का हाथ थाम के उसके घर में प्रवेश करती हैं, तो ये हिमालय की बेटियां, ये जो नदियां हैं, ये समुंदर का हाथ थाम कर वहाँ जाते हैं। तो इसलिए समुंदर भी बहुत सौभाग्यशाली है, बहुत लकी है कि हिमालय जैसे महान जो पर्वतराज हैं, उसकी बेटियां इसको नसीब हुई हैं, समुंदर को। मैदानों में इन नदियों को देखकर शायद ही कोई अनुमान लगा ले कि वृद्ध हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर कहता है कैसा खेलता है। तो वो कह रहे हैं कि मैदान में इनको देखकर कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता है कि अपने बूढ़े पिता के गोद में ये बच्चियां किस प्रकार के खेल खेला करती है, किस प्रकार की केलियां क्रीड़ाएं किया करती हैं। लेखक कहता है कि अपने पिता की गोद में नंग धड़ंग खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी लोगों के लिए सामान्य बात हो सकता है, लेकिन उसे यह रूप इतना लुभावना लगता है कि हिमालय को श्वसुर और समुद्र को उसका दामाद कहते उसे ज़रा भी संकोच नहीं होता है। लेखक कहते हैं कि वो जब पहाड़ी लोगों से यदि वो पूछे तो पहाड़ी लोगों को ये बहुत सामान्य सी बात लगती होगी, क्योंकि पहाड़ी लोग जो हैं उन लोगों को तो ये हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ डेली देखने को मिलती हैं और वो उसके उसी रूप से वाकिफ़ भी हैं, तो उनको इसके इस रूप में कुछ अलग नज़र नहीं आता है। उनको लगता है कि ये बहुत ही एक नॉर्मल सा रूप है, जैसे कि लेखक को ये जब मैदान में जब ये नदियाँ दिखती थी तो उनको जैसा लगता था, इनको भी शायद ऐसा ही लगता है, लेकिन उनके लिए तो ये नदियाँ हिमालय की बेटियाँ हैं और हिमालय ससुर जी हैं और समुंदर उनका दामाद है। आशा आपको चैप्टर समझ में आया है, पसंद तो आया ही होगा। हम लोग वर्ड मीनिंग्स एकदम लास्ट में करेंगे, फिलहाल आप लोग इसको पढ़ेंगे, इसका वाचन करेंगे और फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, धन्यवाद।